नमस्कार साथियों, दर्शनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अजय मितवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं। ये पूरी श्रृंखला रहेगी और इस श्रृंखला के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका यूनिट वाइज हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश MPPSC प्री का यूनिट फर्स्ट इकाई प्रथम शुरू करने जा रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आप पढ़ोगे इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का इतिहास एक पूरी श्रृंखला है ये, यानी अगर आप MPPSC के स्तर का अगर ये पढ़ते हो तो बाकी के एग्ज़ाम भी इसमें आपके कवर होने वाले हैं, चाहे वो MPSI हो, चाहे वो व्यापम के अन्य एग्ज़ाम हो, वो सारे एग्ज़ाम आपके कंप्लीट होने वाले हैं। देखिएगा, और पहले वापस से मैं पुनः माँ अहिल्या की नगरी से आप सभी को प्रणाम करता हूं और इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, और ये खास रूप से MPPSC 2024-25 को टारगेट करते हुए बनाया गया है। अभी जो 2024 की एग्ज़ाम आप सबको पता है अप्रैल में डिसाइड कर रखा है, उसी को हम ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ने वाले हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो भी हम पढ़ेंगे वो आपके प्रारंभिक परीक्षा में भी काम आएगा और मुख्य परीक्षा में भी काम आएगा। और जितने भी मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो व्यापम का कोई एग्ज़ाम हो, MPSI हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें अगर MPG की पूछा जाता है तो उनमें भी आपको पूरी तरह से ये काम आने वाला है। और ये डिजिटल कॉन्सेप्ट पर हम पढ़ने वाले हैं, पूरा हैंड रिटन कॉन्सेप्ट है और इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हैं MPPSC प्री दर्शनम, इस पर जाकर आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो प्रारंभिक परीक्षा है इकाई प्रथम है उसका सिलेबस क्या है। देखिएगा, मध्य प्रदेश का इतिहास, ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश का इतिहास है, संस्कृति, साहित्य, ये जो तीनों पार्ट है ना, ये तीनों के तीनों जो पार्ट है ये पूरा का पूरा इतिहास के अंतर्गत हम इकाई प्रथम के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अब ये सिलेबस आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये सिलेबस निर्धारित कर रखा है। सिलेबस के अंतर्गत देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। दूसरा है मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमारा शुरू होगा, आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी डायनेस्टियाँ आई, कौन कौन से राजवंश आए, परमार वंश, चंदेल वंश, ठीक है, महाजनपद काल, ये सब हम काल राजवंश के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और स्वतंत्रता जो आंदोलन हुआ था उसमें हमारे मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जितनी भी हमारी कलाएं होती हैं, लोक चित्रकला, ठीक है, स्थापत्य कला, वो सब कलाएं हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जितने भी लोकगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, ये सब इकाई प्रथम का हिस्सा है। देखो, आज ये पहली क्लास है इसलिए इसका इंट्रो बनता है, बाकी हमारी जो क्लासेस होगी सीधी शुरू होगी, ठीक है। आज इसलिए इंट्रो आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें हम कवर करने वाले हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। ये त्योहार है, साहित्यकार, जो भी लेखक होता है उनकी किताबें हैं, ग्रंथ हैं जो मध्य प्रदेश से संबंधित रहे, उनके बारे में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल, कौन सा स्थल कहाँ पर है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से जनजाति व्यक्तित्व और बोलियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जनजातियों के बारे में प्रश्न आप सभी को पता है, कुछ भी हो जाए यहाँ से प्रश्न ज़रूर आता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है, इसलिए हम मध्य प्रदेश के हिस्से से ही शुरू करने वाले हैं। और इकाई प्रथम है ये, जिसमें पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास अच्छे से प्री मेंस दोनों के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपका कंप्लीट होने वाला है। ध्यान दीजिए, तो ये सारी चीज़ें और कुछ मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व है जो जनजातियों से संबंधित रहे, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, अब सिलेबस आप सभी को समझ में आ चुका है, पूरी तरह से नया सिलेबस, न्यू पैटर्न पर आधारित सिलेबस है, ठीक है। और उसी के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखते हैं। देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे ना, इस टॉपिक के अंतर्गत आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, किसे कहा जाता है, थोड़ा छोटा हम एक इतिहास इसका भी समझेंगे। इतिहास वाला पार्ट है तो इतिहास समझना भी ज़रूरी है कि प्राग इतिहास क्या होता है, आदि इतिहास क्या होता है। और अगर हम बात करें प्राचीन इतिहास
क्या होता है, या मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास क्या होता है। ध्यान दीजिए, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि हम इसमें पाषाण की बात करेंगे, पत्थरों की बात करेंगे। यानी हमारा जो जीवन था वो शुरुआत ही, यानी हमने अगर किसी को सबसे ज़्यादा शुरुआती दौर से अगर किसी को समझा है तो वो पत्थर, यानी पत्थर को ही हमने हथियार बनाया है, पत्थर से ही हमने शिकार किया हथियार बनाकर, पत्थर ही हमारा पहिए के रूप में आविष्कार हुआ, पत्थर के पहिए बनाए गए ताकि काम सरल हो जाए, किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान हो जाए। ठीक है, पत्थरों को हम नुकीले करते गए, उसके आधार पर हमने विभाजन देख लिया। पत्थरों को ओढ़कर सोते थे, बोले पत्थरों को ओढ़कर सोते थे, इसका मतलब होता है कि हम गुफाओं में रहते थे, तब हमारा आशियाना, हमारा घर पत्थर ही हुआ करता था, गुफाएं वगैरह। तो इस तरह से हम इसमें वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कि पत्थर पर आश्रित था, है ना। तो पत्थरों पर हमारा जीवन हुआ करता था, उसके आधार पर ही हम विभाजन, यानी हमारा प्राग इतिहास इसी पर आधारित है। सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्राग इतिहास काल। पहले डिवीज़न देख लेते हैं, कि इतिहास को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो प्राग इतिहास होता है, ठीक है। दूसरा होता है आद्य इतिहास, और तीसरा पार्ट जिसे हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। 3 काल हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा काल इतिहास से पहले का काल, ठीक है। इतिहास से पहले के काल को हम क्या बोलते हैं, प्राग इतिहास बोलते हैं। ध्यान दीजिए, बात विशेष रूप से जिसके लिखित साक्ष्य नहीं देखने को मिले, जिसकी लिपि देखने को नहीं मिलती, जिसके लिखित साक्ष्य देखने को नहीं मिलते, उसे हम प्राग इतिहास बोल सकते हैं। हालांकि हम देखेंगे इसको, आपका जो MPPSC का इतिहास वाला हिस्सा है उसमें और गहराई से हम देखने वाले हैं इसको, लेकिन मध्य प्रदेश का इतिहास अगर हमने शुरू किया है तो थोड़ा इसको समझना जरूरी है, इसलिए आप इसको समझिए ठीक से कि प्राग इतिहास किसको बोलते हैं, जिसका लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। ध्यान दीजिए, सबका पुरातात्विक साक्ष्य जरूर मिलता है, यानी पुरातात्विक का मतलब होता है जमीन के अंदर से कोई चीज़ दफन थी, उसको हमने प्राप्त किया, चाहे हमें कंकाल तंत्र प्राप्त हुआ, कोई बर्तन प्राप्त हो गया, या कोई और वस्तु, किसी जीव जंतु के कुछ अवशेष हमें प्राप्त हुए, तो उसे बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य हमें तीनों के देखने को मिलते हैं। बात समझ आ गई आप सभी को, ठीक है। अब इसको हम यहां छोड़ते हैं, यहां पर पहले तीनों को समझते हैं, फिर हम इस पार्ट को आगे लेके बढ़ने वाले हैं। ध्यान दो, दूसरा है आद्य इतिहास काल। आद्य इतिहास काल में बातें ध्यान देने वाली है कि जिसके लिखित साक्ष्य तो हमें प्राप्त हुए, जिसके लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त हुए, लेकिन समझने वाली बात क्या है, इसको पढ़ना पॉसिबल नहीं हुआ, हम पढ़ ही नहीं पाए। कोई लिख कर तो गया है लेकिन हम पढ़ ही नहीं पाए उसको, उसकी भाषा शैली हमें समझ नहीं आई, ठीक है। तो लिखना पढ़ना तो जान गए थे हम आद्य इतिहास काल में, ठीक है, लेकिन हम आज तक उनको समझ नहीं पाए। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, मध्य प्रदेश से सिंधु सभ्यता के कोई प्रमाण नहीं मिले, इसलिए हम सिंधु सभ्यता को नहीं पढ़ने वाले हैं, ये इतिहास में पढ़ेंगे हम। ध्यान दीजिए, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता कहा जाता है। अपने नगर नियोजन के लिए जो जानी जाती है, उस हड़प्पा सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी ने सुना होगा हड़प्पा के बारे में, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया कि लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन पढ़ना पॉसिबल नहीं हुआ। अब हम बात कर लेते हैं ऐतिहासिक काल। ध्यान देने वाली बात है, ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य भी मिले, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले, और लिखित साक्ष्य जो मिले हैं यानी लिपि है, उस लिपि को हम पढ़ भी पाए हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम पूरा इतिहास पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकाल इतिहास और आधुनिक कालीन वाला इतिहास, ये सारा हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं हमारा ऐतिहासिक काल, जिसमें हम पाषाण काल, स्टोन एज के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टोन एज में ध्यान देना, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। स्टोन एज में है पत्थरों के आधार पर, जो पत्थरों के जो औजार हमने बनाए हैं उसके आधार पर हमने डिवीज़न किया, और रॉबर्ट ब्रूसफुट एक अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया है, ये विभाजन कर दिया और 3 भागों में डिवाइड कर दिया पाषाण काल को। पूरा पाषाण हो गया,
मध्यपाषाण और नवपाषाण। ध्यान दीजिए, ये कुछ समय काल है। समय एग्जैक्ट तो हर किताब में एनसीईआरटी में आप देखोगे, नई पुरानी एनसीईआरटी में अलग अलग दे रखा है, फिर भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है। 10 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का जो समय है वो पूरा पाषाणकालीन समय माना गया है। ठीक है, बहुत पुराना समय है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये समय पता कैसे चलता है? ठीक है, C40 कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग पद्धति से पता चलता है क्योंकि सबके अंदर 100% कार्बन पाया जाता है और कार्बन की मात्रा घटती जाती है, उसके आधार पर पता लगाया जाता है कि कोई सजीव है वो कितना पुराना है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पूरा पाषाण, यहाँ पर व्यक्ति क्या क्या करता था? वो शिकार किया करता था, उसका मुख्य काम ही होता था, उसका जीवन का उद्देश्य है शिकार करना है और पेट भरना है। ठीक है, शिकार करना है, पेट भरना है, पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य उद्देश्य था। ये बात विशेष याद रखिएगा आप। सबसे पहले हमने क्या सीखा? हमने पत्थरों को सीखा, वो पत्थरों के औजार बनाए और हमने शिकार किया, हमारा भोजन प्राप्त किया। बोलते हैं ना कि भूखे पेट भजन नहीं होता। तो यहाँ पर हम कोई काम या हमारे जीवन की शुरुआत पहले तो हमने शिकार करने से ही की थी। यानी मानव को आप मानव नहीं बोल सकते इस अवस्था में, ये आदि मानव की अवस्था आप बोल सकते हो, यानी जानवर प्रवृत्ति का ही होता था मानव। ठीक है, पेट भरने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। निवास जो था वो अस्थायी था, यानी आज हम जो रहते हैं घर बनाकर, झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं, ऐसा कोई निवास नहीं था। ठीक है, निवास का मतलब वहाँ पर वो रहने लगते थे, जहाँ उनको भोजन मिल जाता वहाँ रहना शुरू कर देते थे। ठीक है, तो अस्थायी निवास था, यायावर था। जो अस्थायी निवासी होता है, यायावर का मतलब होता है यायावर, घुमक्कड़, जो घूमता फिरता रहता है भोजन की तलाश में। ठीक है, और अगली बात है, आग का ज्ञान था लेकिन उपयोग नहीं जानता था। आग जल रही है लेकिन पता नहीं है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए, कि क्या काम आ सकती है आग। ठीक है, तो इस टाइम पे, और इसका सबसे बढ़िया प्रमाण हमें देखने को मिलता है भीमबेटका रायसेन से देखने को मिलता है, अब्दुल्लागंज रायसेन से इसके प्रमाण मिलते हैं, ज़्यादातर पूरा पाषाणकालीन। इतनी बात मुझे लगता है आप सभी को समझ आ गई होगी। ये पूरा पाषाण काल के बारे में ध्यान देना है। हम इसके बारे में, पूरा पाषाणकालीन स्थलों के बारे में आगे और चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको छोटा छोटा कुछ बिंदु हैं, ये समझना है। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से 7,000 बीसी तक का जो समय है उसे हम मध्य पाषाण काल बोलते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने मध्य पाषाण काल में पशुपालन सीखा, हमने जानवरों को पालतू बनाना सीख गए। ठीक है, कुत्तों को पालना सीखे हम, घोड़ों को पालना सीखे, गाय भैंस हमने पालना सीख लिया। ठीक है, बकरियां पालना सीख गए, तो पशुपालन हमने सीखा। और आप सबको पता है कृषि के बाद हमारे आर्थिक मजबूती का दूसरा बड़ा कारण है पशुपालन आज। ठीक है, भारत कृषि केंद्रित देश माना जाता है। उसके बाद आपको सबको पता है डेयरी उद्योग बहुत बड़ा उद्योग माना जाता है, यानी हम यहीं से सीख गए हैं। यानी हमारा 10,000 साल पुराना इतिहास है पशुपालन करने का। ठीक है, और अब भी हमारा निवास अस्थायी है, यानी घर बनाना अब भी हमने शुरू नहीं किया, हम गाँव में कॉलोनियों में रहना शुरू नहीं हुए थे। ठीक, इस समय हमें आग का ज्ञान था, उपयोग अब भी नहीं जान पाए। दोनों समय में, पूरा पाषाण में भी नहीं जान पाए, मध्य पाषाण में भी नहीं जान पाए। और इसका सबसे बढ़िया जो प्रमाण मिलता है वो आदमगढ़ होशंगाबाद से देखने को मिलता है, सबसे बढ़िया प्रमाण मध्य पाषाण काल का। ठीक है, अगला देखो, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को क्या कहा जाता है? क्रांतिकारी युग। नवपाषाण काल को क्या कहा जाता है? क्रांतिकारी युग कहा जाता है। ये विशेष ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, देखो पूरा बिल्कुल पैटर्न जो हमारा है वो आपके नए सिलेबस पर आधारित है और मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए ये डिज़ाइन किया गया। और सच बता रहा हूँ आपको, आप लेक्चर देखने के बाद आप देखिएगा कि ये टॉपिक आप मैच कीजिएगा, किसी भी बुक से मैच कीजिएगा, जो आपके नोट से है, किसी भी कोचिंग संस्थान के उनसे मैच करोगे, आपको बेहतर ही मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, नवपाषाण काल में पहला बिंदु 7,000 बीसी से 3,000 बीसी तक का ये समय काल नवपाषाण काल का समय माना गया है। दूसरा है, यहीं से कृषि की शुरुआत हो गई।
पहले मानव ने पशुपालन सीखा है, पशुओं को पालना सीखा है, उसके बाद हमने कृषि की शुरुआत की है। खेती करना हम बाद में सीखे हैं, पहले पशुओं को पालना सीखे थे। ठीक है। दूसरी बात, ग्रामीण बस्ती की शुरुआत। अब हम है ना अस्थायी रूप से नहीं रह रहे, अब स्थायी निवास हो गया हमारा। ठीक है, हम गांव बसाकर झोपड़ियां बनाकर रहने लगे हैं। ठीक है, कस्बों में रहने लगे हैं। दूसरा है, अब हमने आग जलाना, तो देखो यहाँ पर आग का ज्ञान तो था, अब हम उपयोग भी सीख गए। यानी इससे पहले तक हमारा जो भोजन था ना, अगर मांस खाते थे तो वो कच्चा खाते थे। अब कोई कंडीशन ऐसी, कोई परिस्थिति ऐसी बनी होगी कि हमारा खाना जहां हम स्टोर करते थे, संग्रहित करते थे भोजन को, हो सकता वहां आग लग गई हो। वो जलने के बाद कभी किसी आदि मानव ने उसको खाया तो उसको पता लगा कि ये खाना कहीं ना कहीं कच्चे खाने से ज़्यादा स्वादिष्ट है। जल गया वो, उसको उसके बाद खाया तो उसको पता लगा कि शायद ये खाना ज़्यादा बेहतर है, इसलिए वो पकाकर खाने लगा और आग का उपयोग वो जानवरों से बचने के लिए करने लगा। तो यहाँ पर आग का ज्ञान हो गया, इसीलिए तो इसको क्रांतिकारी युग बोलते हैं। ठीक है, और यहीं पर इस नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार कर लिया था। पहिए का आविष्कार, ध्यान दीजिएगा, पहिए का आविष्कार कर लिया था मानव ने। ये नवपाषाण काल की बात हो रही है। और इसके हठा दमों से, या हटा भी लिखा रहता है, दमों से इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ये इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये ज़्यादा कंटेंट इसलिए हो गया ये क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत सारे हैं। ये टॉपिक आपका फैक्ट पर आधारित है, आगे हम देखेंगे समझने वाले जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा है। ये फैक्ट वाला टॉपिक है, इसको कंप्लीट आप अच्छे से कीजिएगा, इसको 2-3 बार देखिएगा। अगर आपको लगता है एक बार आप अच्छे से पढ़ लो, फिर आप स्पीड बढ़ाकर इसको आप देख सकते हैं। ये आपको हमेशा उपलब्ध रहेगा यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री है ना, इसका कोई आपसे चार्जेस नहीं लेने वाले। हम गुणवत्तापूर्ण क्लासेस आपको कोशिश करेंगे कि आपकी 10 यूनिट आपको इसी तरह से बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ कवर करवाई जाए, ताकि आपका जो आने वाला एग्जाम है वो एक बार में ही क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम मध्य प्रदेश में जितने खोजे गए किस स्थलों की, प्राग ऐतिहासिक कालीन हम स्थलों की हम बात करेंगे कौन कौन से। देखो अभी हमने पढ़ा है पुरापाषाण काल, मध्य और नवपाषाण, ये कुछ स्थल हैं, इनके बारे में ध्यान रखना। ये स्थलों को मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपको बार बार पढ़ना है ताकि याद हो जाए। देखो हथनोरा सीहोर में पड़ता है, इनके बारे में और हम विस्तार से देखने वाले हैं। अभी हम केवल पढ़ दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, हथनोरा सीहोर में है। भीमबेटका कहाँ पड़ता है, रायसेन में पड़ता है। महादेव जो पिपरिया होशंगाबाद में पड़ता है। भूतरा नरसिंहपुर में पड़ता है। और 3 घाटी है, देखो नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, सोन घाटी, ये तीनों पुरापाषाण काल के साक्ष्य यहाँ से ज़्यादातर देखने को मिले हैं। ठीक बात है। और जावरा रतलाम, यहाँ से भी पुरापाषाणकालीन साक्ष्य देखने को मिले हैं। और आपको याद रखना बाघोर जो कि सीधी में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, सीधी में पड़ता है बाघोर, यहाँ से भी आपको कौन से पुरापाषाणकालीन साक्ष्य देखने को मिले। ये कुछ पुरापाषाणकालीन स्थल है जो विशेष याद रखिएगा, बार बार पढ़िएगा, 2-4 बार 5 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, किसी भी बुक को या किसी नोट्स को या किसी क्लास को आप अलग अलग जगह से तैयार ना करें। आप अपना नोट्स तैयार करें तो बहुत सारी बुकों से या बहुत सारे टीचरों से पढ़ के तैयार ना करें, किसी एक को सिलेक्ट करिए। हो सकता है आपका रेफरेंस बुक और हो सकता है उसको आप साथ में रखिए और आप तैयार कीजिए। खूब सारा कंटेंट इकट्ठा करने में मत लगिए, आप सिलेक्शन से चूक जाएंगे। देखिए अगला बिंदु आपको ध्यान देना है, मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल की बात करें, देखो आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं होशंगाबाद में, यहाँ पे बहुत सारे चित्रकारी किया करता था, तो वो चित्र वगैरह, जानवरों के चित्र वगैरह देखने को मिलते हैं। बाघ की गुफाएं हैं, यहाँ से भी चित्र देखने को मिले हैं। ये धार में है, मध्यपाषाणकालीन गुफाएं हैं। ऐसा प्रश्न आ चुका है जो बाघीन नदी के किनारे है ना। और कुछ है जम्बूदी, बड़ा शिमला, डोरथी, ये कुछ याद रखिएगा, ये मध्यपाषाणकालीन साक्ष्य यहाँ से देखने को मिले हैं। अब ध्यान दीजिए, ये नवपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से देखने को मिले हैं, कौन कौन से स्थल नवपाषाणकालीन माने गए हैं। देखो ये तो घाट है, 3 घाट है, भेड़ा घाट, लमेटा घाट, तिलवाड़ा घाट, कुंडमकुड़ा, ये जबलपुर में पड़ते हैं, जो नवपाषाणकालीन साक्ष्य हमें प्रदान करते हैं। और कुछ भोपाल में है, बेरागढ़, नेवरी गुफा है ना, मनु भावन टेकरी, श्यामला पहाड़ी, ये भोपाल में है,
जहां से हमें नवपाषाणकालीन साक्ष्य मिलते हैं। जटकरा छतरपुर बहुत पूछा जाता है, जटकरा छतरपुर बहुत पूछा जाता है। एरन सागर सभी ने सुना होगा, एरन सागर से नवपाषाण काल से लगाकर गुप्तकालीन साक्ष्य मिले हैं, है ना। यहां से ही पहली बार सती प्रथा का साक्ष्य मिला, सती प्रथा का साक्ष्य मिला था। भानुगुप्त के समय का साक्ष्य मिला था, भानुगुप्त के समय का साक्ष्य मिला था। यहाँ पे सती हुई थी, भानुगुप्त का कोई सेनापति था गोपराज, उनकी पत्नी के सती होने का साक्ष्य पहली बार देखने को मिला था। तो ये एरन सागर की बात करें हम, यहाँ से साक्ष्य मिला है। सिंग्रामपुर घाटी, हटा, दमोह में, सिंग्रामपुर घाटी और हटा, दमोह, ये दोनों के दोनों स्थल कहाँ पड़ते हैं? दमोह में पड़ते हैं। मामा भांजा, शैलाश्रय, पचमढ़ी, ये प्रश्न भी कभी कभी, शैलाश्रय का मतलब होता है बहुत सारे चित्रों का समूह, शैलाश्रय कहलाता है। ये कहाँ से मिला? नवपाषाण काल से मिला। मुझे लगता है ये सब चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब कुछ अन्य स्थल हैं, देखो इनको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। पवाया ग्वालियर, त्योथर रीवा, पित्तनगर खरगोन, जो बिलावली है देवास में पड़ता है, और तालोद उज्जैन में पड़ता है। इनसे जो साक्ष्य मिले ना, वो पुरापाषाण के भी हैं, मध्यपाषाण के भी हैं, और कुछ से नवपाषाण के भी हैं। इसलिए ये अलग से दर्शाकर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए, जो भी हमने अभी स्थल पढ़े हैं, उन स्थलों को आप क्या करोगे, ये मैप में अगर आप देखोगे ना, बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैप में अगर आप देखोगे ना, तो ये स्थल सारे के सारे लिखे हुए, देखो मैप में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि धार में जो है बाघ की गुफाएं हैं। ठीक है, और होशंगाबाद में कौन कौन से स्थल है ये आप देख सकते हो, महादेव, आदमगढ़, खेड़ीनामा, जम्बूद्वीप, दोरथी, मामा भांजा, शैलाश्रय। इस तरह से जितना भी दिया है, आप इसको मैप से पढ़ोगे तो मैप से चीज़ें और अच्छे से याद हो जाती है, जल्दी याद हो जाती है। इसलिए आप चाहो तो मैप से भी पढ़ सकते हो। देखो, ये तीनों घाटियां हैं, तीनों घाटियां हैं। इन घाटियों का याद रखो आप, कौन कौन सी है। एक तो देखो चंबल घाटी, ठीक है, सोन घाटी और नर्मदा घाटी। इन तीनों घाटियों का याद रखिएगा, इनकी खोज किसने की। देखो, चंबल घाटी की जो खोज है या खोजकर्ता कौन है? विष्णु वाकणकर और HV त्रिवेदी। नाम याद रखिएगा, विष्णु वाकणकर और HV त्रिवेदी। ज्यादातर वाकणकर जी का नाम आता है। ठीक है, दूसरा, नर्मदा घाटी की जो खोज की है वो HD सांकलिया जी ने की, और साथ में RB जोशी का नाम याद रखिएगा। और सोन घाटी की जो खोज की थी GR शर्मा, निसार अहमद, ये दो नाम याद रखिएगा, सोन घाटी के खोजकर्ता। ठीक है, ये तीनों आप घाटियों का विशेष रूप से याद रखिएगा, इनकी खोज किसने की। और बाकी तो सारा का सारा मैप से भी लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखते हैं। देखिए, अब समझते हैं हम मध्य प्रदेश में जो ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। देखो, हमने क्या किया, अभी हमारा जो स्टोन एज था पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग था जिसको हमने बोला पुरापाषाण काल, दूसरा भाग था जिसे हमने बोला मध्यपाषाण काल, और तीसरा जो भाग था जिसे हमने बोल दिया नवपाषाण। यह नवपाषाण काल का ही रूपांतरण ताम्रपाषाण काल है। आप बोलोगे सर ताम्रपाषाण कहाँ से आ गया आप? तो नवपाषाण काल का ही रूपांतरण, यानी और हमने क्या किया, हमने ये कर दिया कि पत्थर तो नुकीले कर लिए थे, अब हमने पत्थरों में हड्डियां मिला दी और तांबा मिला दिया, तो हमारे औजार और क्या हो गए, और स्ट्रांग हो गए और मजबूत हो गए। ठीक है, तो इसके साक्ष्य कहाँ से देखने को मिले हैं? देखो, सबसे बढ़िया आपको ध्यान रखना है, जो शुरुआत में जो दिए हैं वो वेरी मोस्ट रहते हैं, उनको तो विशेष याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा, पहला साक्ष्य है नवदा टोली। नवदा टोली महेश्वर में पड़ता है। महेश्वर कहाँ है? खरगोन में है। ठीक है, कायथा उज्जैन में पड़ता है। आप चाहो तो इस मैप में भी आप देख सकते हो, कायथा काली सिंध नदी के किनारे। ठीक है, तीसरा है डोंगवाला जो कि उज्जैन में पड़ता है, डोंगवाला उज्जैन। ठीक है, तीसरा नागदा जिला प्रस्तावित है, अभी तक बना नहीं है, शायद ये वीडियो अगर आप बाद में देखो तो शायद बन जाए। ठीक है, उस समय जिला बन चुका हो। ठीक है, तो नागदा के बारे में आप याद रखिएगा। ये जो स्थल लिखे हुए हैं ये सारे ताम्रपाषाणकालीन स्थलों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बेसनगर विदिशा, बेसनगर विदिशा, यहाँ से गरुड़ स्तंभ भी हमें प्राप्त हुआ था।
आगे हम देखेंगे गुप्त काल वगैरह आप जब पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा, है ना। गरुड़ स्तंभ, शुंग वंश हम पढ़ेंगे, उनमें सब में आपको पता चलने वाला है बेसनगर कितना महत्वपूर्ण नगर था। आवरा मंदसौर में पड़ता है, ठीक है, आवरा मंदसौर में, ये देखो आवरा मंदसौर में पड़ता है, चंबल नदी के किनारे, ठीक है। ये मैप में आप देखोगे तो आपको नदियां भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इंदरगढ़ है मंदसौर में, हिंगलाजगढ़ है मंदसौर में, गुगेरिया बालाघाट, डोंगरिया बाला, मैं पढ़ दे रहा हूँ आपको याद रह जाएगा, ठीक है। सुनने से चीज़ें याद हो जाती है क्योंकि ये फैक्ट वाला टॉपिक है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको स्किप कर दिया जाए, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि प्रश्न आपके बहुत बनते हैं, ठीक है। खेड़ीनामा होशंगाबाद, एरंड, देखो एरंड से ताम्रपाषाणकालीन साक्ष्य भी मिले थे हमें, नवपाषाणकालीन गुप्तकालीन साक्ष्य भी मिलेंगे, तो एरंड महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आज़ाद नगर जो इंदौर में पड़ता है, आज़ाद नगर, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी ताम्रपाषाणकालीन बस्ती मिली है, एक गांव छोटा सा मिला था, कस्बा मिला था। कशरावत खरगोन में पड़ता है और खलघाट जो है धार में पड़ता है। यहाँ से सभी से ताम्रपाषाणकालीन साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। इस काल में मानव ने देखो तांबा, पत्थर और कुछ हड्डियों को उपयोग करके हमने औजार बनाना शुरू किया था। चलिए, मुझे लगता है ये सब आपको समझ में आ चुका होगा। ये 2000 BC से लगभग 900 BC तक का समय है। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, ये जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं ना, ये आपको प्री में भी काम आएगा पूरी तरह से, आपको मेंस में भी काम आने वाला है। मुख्य परीक्षा में यहाँ से प्रश्न कैसे बन जाता है, हथनोरा के बारे में 3 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। और MPSI में सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं कि हथनोरा से, या व्यापम का कोई एग्जाम होता है उसमें प्रश्न आ जाता है हथनोरा कहाँ है और यहाँ से किस प्रकार का साक्ष्य मिला है, पुरापाषाणकालीन, नवपाषाणकालीन, ताम्रपाषाणकालीन। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये पूरा का पूरा पेज आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको ध्यान से सुनते जाइए। और सबसे पहले हमें ध्यान देना है किसके बारे में, इसमें ध्यान देना है हथनोरा के बारे में। हथनोरा के बारे में क्या क्या बातें हैं जो पूछी जा सकती है। पहली बात ध्यान दो, पुरापाषाणकालीन स्थल है, हम सबको पता है, ठीक है, और सीहोर में है, नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। और अरुण सांकलिया जी ने इसकी, सोनकिया जी, सांकलिया नहीं सोनकिया याद रखिएगा, उन्होंने इसकी खोज की है। इसके अलावा यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है, आप सबको पता है, यहाँ से सबसे प्राचीन खोपड़ी मिली है। यहाँ से क्या मिले है, सबसे प्राचीन खोपड़ी, देखिएगा यहाँ से जो खोपड़ी मिली उसका नाम क्या रखा गया, नर्मदा मानव, है ना। सबसे पुरानी ये खोपड़ी है, ये नहीं है, ये ऊपर वाली खोपड़ी है, आपको समझाने के लिए दे रखा है। तो सबसे पुरानी खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कहाँ से, हथनोरा से मिले हैं, ठीक है, जिसका नाम रखा नर्मदा मानव। और होमो इरेक्टस प्रकार की खोपड़ी है, यानी मानव की भी होमो हेबेलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, ये होमो इरेक्टस प्रकार की खोपड़ी है और इसको सबसे प्राचीन खोपड़ी माना गया है, महिला की है ये। अब ध्यान दो, दूसरा स्थल है जिसको हम बोलते हैं भीमबेटका, है ना, भीमबेटका। अब इसको भीमबेटका भी लिखा जाता है। अब आप देखोगे ना, पहले भीमबेटका था, इसका नाम अब क्या हो गया, भीमबेटका, भीमबेटका हो गया है। यहाँ से भी पुरापाषाणकालीन गुफाएं मिली है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भीम रहा करते थे, उनके बैठने का स्थान था, तो उसके नाम पर भीमबेटका पड़ा। अलग अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। ये अब्दुल्लागंज रायसेन से प्राप्त होता है भीमबेटका। यहाँ खोजकर्ता का नाम याद रखना, विष्णु वाकणकर जी ने खोज किया है। सन आप ना भी याद रखोगे तो चल जाएगा। यहाँ से 500 शैल चित्र मिले हैं, 5 पुरापाषाणकालीन, बाकी के आप जो देखोगे वो मध्यपाषाणकालीन शैल चित्र है। अब ध्यान दो, यहाँ से और बात याद रखने वाली बात क्या है, यहाँ से देखो पुरापाषाणकालीन 5 शैल चित्र और बाकी के जो है मध्यपाषाणकालीन शैल चित्र हमें प्राप्त हुए। ये जो चौथा शैलाश्रय यहाँ से जो प्राप्त होता है ना, चतुर्थ शैलाश्रय, वाकणकर जी ने क्या कहा, इसको चौथे शैलाश्रय को कहा कि बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं यहाँ पे, बहुत सारे जानवर एक साथ पाए जाते हैं। बोले ये चिड़ियाघर है। इसको क्या कह दिया, उसका नाम दे दिया। खूब सारे जानवरों को वहाँ पे बनाया हुआ पाया गया, चित्र उनके पाए गए, तो इसलिए वाकणकर जी ने उसका नाम रख दिया, बोले ये तो चिड़ियाघर है, ठीक है। तो ये इस तरह का ये भीमबेटका की आप गुफाएं देख सकते हो। चलिए हम देखते हैं अगला, जिसको हम बोलते हैं महादेव। महादेव पुरापाषाणकालीन स्थल है जो पीपरिया होशंगाबाद में पड़ता है, ठीक है।
पिपरिया होशंगाबाद में पड़ता है, जिसकी खोज करने वाले हैं सुपेकर महोदय। ध्यान देना, महादेव से आपको याद हो जाएगा महोदय, थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं आप। 860 पूरा पाषाणकालीन, यहाँ से खूब सारे औजार देखने को मिले हैं, है ना। आप नंबर ना याद रखो चल जाएगा, लेकिन आप याद रखिएगा यहाँ से औजार के साक्ष्य मिले हैं, ठीक बात। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आदमगढ़। आदमगढ़ आप सबको पता है मध्य कालीन गुफाएं हैं जो होशंगाबाद में पड़ती है और नर्मदा नदी के किनारे। जो महत्वपूर्ण है उसकी मैं नदी भी लिख दी गई है जो आप याद कर सकते हैं इसको। आरबी जोशी और EN खरे ने इसकी खोज किया है। यहाँ से ना पशुपालन के और मानव को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, यानी हम कुत्तों को पालतू बनाना सीख गए थे। मध्य पाषाण काल में ही हमने पशुपालन सीखा, आपको पता है कृषि से पहले हम पशुओं को पालना सीखे थे, कुत्तों को हमने सबसे पहले पालतू बनाया। और आज तक सबसे ज़्यादा वफादार अगर कोई माना जाता है, जो प्यार के बदले बस प्यार चाहता है, वो है कुत्ता, ठीक है। अगला ध्यान दीजिए, देखो इसमें आदमगढ़ में और क्या बात याद रख सकते हो आप। आदमगढ़ में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक प्राग ऐतिहासिक मानव की क्रीड़ा स्थली, यानी यहाँ पर खेल कूद से संबंधित कुछ प्रमाण हमें देखने को मिले हैं, तो क्रीड़ा स्थली कहा गया इसको। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, ठीक बात है। चले आगे बढ़ जाते हैं और हम नेक्स्ट देख लेते हैं बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफा के बारे में, अच्छा हम स्थापत्य कला गुफाओं के अंतर्गत इसको और पर्यटन स्थल वगैरह हम जो पढ़ने वाले हैं, संस्कृति साहित्य वाला पार्ट, तो इसको संस्कृति वाले पार्ट में भी हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपके देखना है कि इसके बारे में फैक्ट क्या क्या पूछे जा सकते हैं। बाघ की गुफाएं हैं, यहाँ मध्य पाषाणकालीन गुफाएं मानी गई है। धार में है, बाघी नदी के किनारे। डेंजर फील्ड ने इसको खोजा है और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण से नवपाषाण तक के साक्ष्य देखने को मिले हैं। नवदा टोली है महेश्वर में, हंसमुख सांकलिया जी ने खोज की। हाथी दांत आभूषण शंख मूर्ति वगैरह के साक्ष्य मिले हैं। कायथा उज्जैन में है, विष्णु वाकरकर जी ने खोजा है काली सिंध नदी के। ये बात विशेष ध्यान दीजिएगा, काली सिंध कायथा आप उज्जैन देखो, शिप्रा लगाकर मत आ जाना, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लगाना है, काली सिंध नदी के किनारे। विष्णु वाकरकर जी ने खोजा है तांबे की कुल्हाड़ी और मिट्टी के कुछ बर्तन वगैरह देखने को मिले हैं, मृत भांड। नागदा ये भी ताम्रपाषाणकालीन, ये जो स्थल है ये सारे ताम्रपाषाणकालीन स्थल हैं, ठीक है। नागदा, बेसनगर, एरन, आवरा, ये सब आपको याद रखना है। देखो नागदा है उज्जैन में चंबल नदी के किनारे, देखो नागदा उज्जैन चंबल नदी, ये चंबल आ गई, यहाँ नागदा में चंबल आ गई है, तो ये विशेष याद रखिएगा। यहाँ भी विष्णु वाकरकर जी ने इसको खोजा है। ये ताम्रपाषाणकालीन औजार और बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, बहुत बहुत वेरी वेरी मोस्ट है ये पार्ट। एरन जो है पहले हम बेसनगर देख लेते हैं। बेसनगर विदिशा में बेतवा नदी के किनारे, नदियों का बारे में विशेष याद रखिएगा। डॉक्टर भंडारकर और H लेख ने इसकी खोज की है। यहाँ नव पाषाण काल से ताम्रपाषाण तक के साक्ष्य मिले हैं। एरन सागर में पड़ता है, आप सबको पता है, ये बीना नदी के किनारे, ये नदी जरूर याद रखिएगा। कृष्ण दत्त वाजपेयी जी ने इसकी खोज की है और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो तांबे की कुल्हाड़ी और कुछ सोने के टुकड़े देखने को मिले हैं। और लास्ट है आवरा जो मंदसौर में है, चंबल नदी के किनारे। HV त्रिवेदी जी ने इसकी खोज की है और यहाँ से देवी देवताओं की मूर्ति देखने को मिली। ज़्यादातर यहाँ पे पूजा पाठ के जो साक्ष्य है वो देखने को मिले हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें हम पढ़ चुके हैं सभी चीज़ों के बारे में, फिर भी आप चाहो तो इसको एक बार देख सकते हैं कि भेड़ा घाट से निसार अहमद जी ने खोज की। सबसे ज़्यादा स्तनधारियों के साक्ष्य यहाँ से देखने को मिले। नवडा टोली, यहाँ ब्राह्मी लिपि में वराह अवतार और रोमन सभ्यता के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो बात की बात हो गई है, ठीक है। इसके अलावा एरन, ये हम पढ़ चुके थे, एरन से मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि और गुप्तकालीन साक्ष्य। एरन तो महत्वपूर्ण जगह रही, मौर्य काल के भी साक्ष्य मिले, मध्यकाल के भी मिले, नवपाषाण काल के भी मिले, ताम्रपाषाण के भी मिले, ठीक है। भीमबेटका हम देख चुके थे। ये चित्र आप देखोगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके से कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ पर है और हमने इनको खोजा है। अगला हम देखते हैं, देखिए आप सबने इतना पढ़ लिया है। एक क्वेश्चन से शुरुआत हम, हालांकि हमारी प्रश्नावली की श्रृंखला हम बाद में लेकर आने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपके प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं आपको थोड़ा पता चले तो एक प्रश्न दिया है कि मध्य प्रदेश में लगभग 30,000 साल पुरानी भीमबेटका गुफाओं का संग्रह है और ये भारत के सबसे पुराने गुफा संग्रहों में एक है। अब आप सबको क्या करना है, इसका जवाब देना है अपने कमेंट बॉक्स में। मुझे लगता है आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी आप जवाब ज़रूर से
दीजिएगा, ठीक है, कि कहाँ पर है, भोपाल में है, पहला ऑप्शन ए, दूसरा है ऑप्शन बी इंदौर, तीसरा है विदिशा और चौथा है जिसको हम नाम देते हैं रायसेन। तो ये किस जनपद के अंतर्गत आता है, यहाँ ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है इस प्रकार से, और ये MPPSC में भी पूछा गया प्रश्न है। इसका आप जवाब ज़रूर से अपने कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, ठीक है। तो आप नियमित रूप से आप देखते रहिए और जुड़े रहिए दर्शनम एकेडमी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।